दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट। टॉपिक है विविधता की समझ। टॉपिक है अपना विविधता की समझ। और यह क्लास है स्टेट पीसीएस के लिए, यूपीएससी एग्जाम्स के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, आरओ एआरओ के लिए, डी ट्रिपल एसवी के लिए, सुपर टेट के लिए और एसएससी के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए और एसएससी जीडी के लिए। इवन ऐसे सारे एग्जाम्स डियर स्टूडेंट्स जिसमें पॉलिटी आती है, यह क्लास सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को, विविधता की समझ। सबसे पहले दोस्तों आप समझें कि विविधता जो शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है। विविधता का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के। अपने भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सभी राज्यों की वेशभूषा अलग है, भाषा शैली अलग है, रहन सहन अलग है, खान पीन सब कुछ अलग है। इसी विविधता को दोस्तों आज हमें समझने की जरूरत है। इंग्लिश में विविधता को डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी कहेंगे तो हिंदी में से जैव विविधता कहेंगे। जैव विविधता के अंतर्गत पेड़ पौधे और सभी प्रकार के जानवर आते हैं। सिर्फ डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो डाइवर्सिटी में विविधता आएगी, अर्थात विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां जातियां पाई जाती हैं, कैसे रहन सहन है, क्या खाते पीते हैं और कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। कहने का मतलब है दोस्तों, आप सीधी सी योजना समझ लें कि कोई विद्यालय, कोई इंस्टीट्यूशन है, जैसे आईआईटी का इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें अदर स्टेट के भी लोग आते हैं। इवन पूरे भारत के लोग आते हैं। कोई केरल का हो सकता है, कोई जम्मू कश्मीर का हो सकता है, लेह लद्दाख का हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश का हो सकता है, गुजरात का हो सकता है। इन चारों में अंतर होगा। क्या होगा? इनकी भाषा शैली अलग होगी, इनका खान पीन अलग होगा, बट ये एक ही इंस्टीट्यूशन में पढ़ने आते हैं। थोड़ा बहुत चेंजमेंट भी होता है और सभी मनुष्यों में कुछ ना कुछ चेंजमेंट जरूर होता है। देखिए, इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। ये जितने कारण दोस्तों मैंने बताए हैं, इसी के कारण भारत में विविधता है, या यूं भी आप कह सकते हैं पूरे विश्व में इसी आधार पर विविधता बरकरार है। आप कोई कंट्री ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, रूस ले लीजिए, चीन, जापान, ताइवान, जितने देश, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, श्रीलंका, अफ्रीका, सभी देशों की रहन सहन, जलवायु, खान पीन दोस्तों सभी में अंतर है। कुछ ना कुछ चेंजमेंट मिलेगी। उनकी लैंग्वेज अलग होगी, उनका रहन सहन अलग होगा, ये सब चीजें होती हैं। कदकाठी में बहुत बड़ा अंतर दोस्तों पाया जाता है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की विभिन्नताएं विविधता का ही भाग है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। सभी धर्म यानी कि सभी धर्म, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, और सभी के धर्म कर्म कांड होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उनके जो पादरी पुजारी जो होते हैं, उनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है, मौलवी, सबका अलग अलग होता है। तो उससे हम पहचान कर लेते हैं ये किस धर्म से संबंध रखता है। कुछ पेंटिंग्स आप देख रहे होंगे, इन तीनों पेंटिंग्स में कुछ ना कुछ अंतर आपको दिख रहा होगा। देखिए ध्यान से। देखिए, आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से भिन्न। बिल्कुल दोस्तों, चित्र अलग होगा, ठीक है।
जिस तरीके से अपने चित्र अलग है, उसी तरीके से हमारे रंग रूप, खान पान आदि में अंतर पाया जाता। जैसे दक्षिण भारत ले लो, दक्षिण भारत में मछली और चावल अधिक लोग खाते हैं। अब आ जाइए उत्तर भारत, बिहार ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, तो यहाँ क्या होता है, चोखा बाटी बहुत फेमस है। बिहार में चोखा बाटी फेमस है। ऐसे ही कर्नाटक का अलग होता है फूडिंग सिस्टम, महाराष्ट्र का अलग है, जम्मू कश्मीर का अलग है। जितने राज्य उतने ही खाने की वैरायटियां आपको मिल जाएंगी, बहुत अधिक वैरायटियां होती है। गुजराती खाना अलग होता है, पंजाबी खाना अलग होता है। ये विभिन्न प्रकार की क्या, ये सब विविधता के ही दोस्तों एग्जाम्पल हैं। अब आगे देखेंगे। अब देखिए, जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। ठीक है, क्या था दोस्तों, जनपद। यहां से पढ़िए, देखिए दोस्तों, यहां से पढ़ेंगे। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता लगाइए या पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसा भी साथी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे, बट लेकिन सेम किसी की सोच नहीं होती है। थोड़ा बहुत चेंजमेंट जरूर होता है। किसी एक बिंदु पर अगर आप टिप्पणी करना चाहें, कमेंट्स करना चाहें, लोगों के व्यू लेना चाहें, तो अलग अलग विचार आपके सामने आएंगे। वही बात यहाँ पर समझाई गई। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? अपनी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनमें से अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा। कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे अलग हैं। देखिए, स्टूडेंट लाइफ है तो स्वाभाविक है 80% स्टूडेंट को पढ़ना अच्छा लगता है, 20% को स्पोर्ट्स पसंद हो सकता है, म्यूजिक पसंद हो सकता है, या अदर चीजें पसंद हो सकती हैं। ये सब चीजें दोस्तों होती हैं। अब देखिए, दोस्ती करना। दोस्ती कैसे होती है? जब अपने विचार किसी व्यक्ति से मिलते हैं। दोस्ती डियर स्टूडेंट्स कब होती? जब अपने विचार किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसे फ्रेंडशिप जोन में रखते हैं, अर्थात उससे दोस्ती कर लेते हैं। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़े और अंतर समझे। जैसे अगर आप बिहार के रहने वाले, यूपी के रहने वाले हैं, उत्तर भारत के कहीं में, अब फ्रेंडशिप आपको दक्षिण भारत में करनी, जिसको हिंदी नहीं आती है और आपको इंग्लिश नहीं आती है बट उसको इंग्लिश आती, तो फ्रेंडशिप करना कैसा रहेगा? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, क्योंकि जो बात दक्षिण भारतीय व्यक्ति बोलेगा इंग्लिश में बोलेगा या अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलेगा, और आप ठहरे उत्तर भारत के, तो आपको उसकी लैंग्वेज तो आती नहीं और प्लस इंग्लिश भी नहीं आती। तो आप इशारों में थोड़ी बहुत बातों को समझेंगे और लंबे समय जब उसके साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे तब उसकी बातों को आप समझना या समझ पाएंगे। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस लड़के के लिए था जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हो। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो? अर्थात ये देखिए दोस्तों, एक बच्चा देखिए अखबार बेच रहा है, चिल्ला रहा अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज उस बच्चे को आती है, और व्यक्ति वहां एक माँ से गुजरे, माँ से रुके, उन्होंने कहा कि बेटा मुझे हिंदी का पेपर चाहिए। बच्चा शॉक्ड, आपको हिंदी भी आती है? लगते बट आप अंग्रेज हो। तो इस तरीके से आप इस चित्र को देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं पढ़ सकता हूं। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूं, पढ़ सकता हूं और लिख भी सकता हूं। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी। दोस्तों, अगर ये बात हो रही है तो भारत के ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां हिंदी भाषा को प्रथम भाषा या राज्य भाषा की, जो राजभाषा की प्रथम भाषा होती, उसके दायरे में नहीं रखा जाता। जैसे पंजाब में प्रथम भाषा पंजाबी है, सेकंड भाषा इंग्लिश है। ऐसे दक्षिण भारत में आप राज्य ले लीजिए,
वहाँ प्रथम भाषा जो उनकी होगी उसी राज्य की होगी, बट हिंदी होगी वो सेकंड लैंग्वेज होगी। इस बात को जरूर आप लोग ध्यान दोस्तों रखें। अब देखिए सब्जेक्ट उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू ही किया था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहां पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा है, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। देखिए ओह, ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया कि मैं कभी भी विद्यालय नहीं गया हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरी जो मातृभाषा है और टूटी फूटी हिंदी इंग्लिश मिलाकर मैं न्यूज़पेपर बेचता हूँ। फिर मैंने जब इतना ऊंचा था तब मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी की बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना। वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? तो उन्होंने क्या बताया दोस्तों, देखिए। तो बड़े आश्चर्य की बात है, मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। अर्थात जो बच्चा न्यूज़पेपर सेल कर रहा था, बेच रहा था, उसका भी नाम समीर है। और जो व्यक्ति साइकिल से डेली वहां से निकलता है और उस लड़के से जो वार्तालाप कर रहा, इत्तेफाक से उसका भी नाम समीर है। उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ? हवा, पवन और पवन पुत्र। पवन पुत्र कौन है जानते हो? उस व्यक्ति ने क्या पूछा। समीर का अर्थ क्या होता? हवा होता, पवन होता। पवन पुत्र कौन है तुम जानते हो क्या? तो उसने कहा नहीं। तो इन्होंने बताया हनुमान। तो आप तो अब से आप समीर और एक समीर दो, अर्थात दो समीर हो गए। एक वो समीर और एक वो व्यक्ति, पेपर बेचने वाला समीर, और एक वो व्यक्ति समीर। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर। दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी। उसने कहा, वहां दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। क्या हुए दोस्तों? सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था कि मैं मुस्लिम समीर हूं। वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। दोस्तों, अपने देश की एक विडंबना है कि धर्म के नाम पर बहुत अधिक दंगे होते हैं। धर्म के नाम पर इतने अधिक दंगे होते हैं और जो युवा बेरोजगार हैं उन पर कोई भी चर्चा नहीं होती है। युवाओं की जिनकी एज 18 से 33 वर्ष तक है, उसी एज में उनको नौकरी चाहिए, उसी एज में उनको घर चाहिए, उसी एज में उनको शादी भी करनी। बट गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे फोकस ना करके, या कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं, तो वो जो सामाजिक दंगे क्रिएट करते हैं, उनको दंगे ना करके इन सब समस्याओं को जरूर ऊपर लाना चाहिए, ताकि एक सुख चैन से जिंदगी जी जाई सके। अब दोस्तों यहां से देखेंगे, अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो अखबार आखिर कहाँ गया।
देखिए ये जो है यह पोयली सेन गुप्ता की कहानी है, द लाइट्स चेंज्ड पर आधारित है। देखिए जहां समीर एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर दो को हिंदी बोलता था। समीर दूसरा जो बच्चा है वह हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग थी। जहां समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये विभिन्नताएं या भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। दोस्तों आपको बता दें, आज इतना माइंडसेट ऐसा हो गया है कि धर्म के प्रति लोग ज़्यादा कट्टर हो गए। उनके लिए थोड़ा सा मैसेज है, दोस्तों याद करो जब देश आज़ाद हुआ था। याद करो जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने मिलकर इस देश को आज़ाद करवाया था। क्या 1857 की क्रांति में मुसलमानों का सहयोग नहीं था? था। हिंदू भी थे, जैन भी थे, सिख भी थे, बौद्धिस्ट भी थे। सभी ने मिलकर इस देश को आजाद कराया था। तो ये संदेश है दोस्तों कि सभी धर्मों के लोगों को मिलकर इस देश को विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर ले जाना चाहिए। यह कार्य सभी के माइंडसेट में होना चाहिए, सभी युवाओं के माइंडसेट में होना चाहिए। इस देश के जितने लोग निवासी, हर एक व्यक्ति के दिमाग में होना चाहिए। वह महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, कुछ भी हो, लेकिन माइंडसेट एक ही होना चाहिए। धर्म से बढ़ के इंसानियत है। क्या है दोस्तों? धर्म से बढ़कर इंसानियत है। इसीलिए फोकस करना चाहिए किन चीज़ों पर दोस्तों? अपने विकास पर, इस देश के विकास पर, ताकि अपना देश जल्द से जल्द आगे बढ़े और डॉलर के इक्वल होने की कोशिश करनी चाहिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण इसके लिए आपको हम चलिए देते हैं, ये चाहे तो पढ़ लें। जैसे उनकी त्यौहार अलग होते हैं, मुस्लिम धर्म के फेस्टिवल अलग होते हैं, सिखों के अलग होते हैं, हिंदू के अलग होते हैं, बौद्धिस्ट के अलग होते हैं, जैन के अलग होते हैं। सभी धर्मों के क्या होते हैं फेस्टिवल दोस्तों? अलग अलग होते हैं। देखिए दोस्तों, अब समीर के बारे में पढ़ते हैं। एक अखबार वाला और दूसरा वो एक जेंटलमैन। देखिए एक समीर ने स्कूल में पढ़ाई की थी और दूसरा समीर था वह अखबार बेचता था। यह विभिन्नता हो गई। समीर दो जो कि न्यूज़पेपर बेचता था, स्कूल जाने का मौका ही नहीं उसको मिला। आपने संभवतः अपने इलाके में से कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। दोस्तों बिल्कुल, आज भी देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उन तक संसाधन नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे बहुत से, आपने अपने घर के आसपास भी ऐसे लोगों को देखा होगा, जरूर लोगों ने देखा होगा। और इन सब चीज़ों पर नोटिस करें। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ही ज़मीन है या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं, इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। अगर कोई व्यक्ति अमीर है, कोई व्यक्ति गरीब है, तो यह विविधता नहीं है दोस्तों, यह गैर बराबरी है, असमानता है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है, जो कि दोस्तों क्या है, आज भी गांवों में इस तरीके की प्रथा पाई जाती है। जाति संबंधित दोस्तों कास्टिज्म, अनुच्छेद 17 में इसकी चर्चा है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अर्थात जो छुआछूत है इसको एकदम जड़ से खत्म करना। देखिए इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जात में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए देखिए दोस्तों एग्जाम्पल, जैसे अगर आप कुम्हार के घर में पैदा होते हैं तो आपकी जाति कुम्हारी होती थी, आप बस वही बन सकते थे या बन सकती थी। कोई व्यक्ति जात से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे
गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे और विस्तृत जानकारी लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जो विविधता है, यहाँ दोस्तों कॉन्सेप्ट है देश के सभी राज्यों से रिलेटेड। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सभी की विविधता अलग है, संस्कृति अलग है, अर्थात विविधता के अंतर्गत संस्कृति आती है, रहन सहन आता है, खान पीन, सारी की सारी चीजें दोस्तों उसी में आती हैं। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। जैसे दोस्तों आप उत्तर भारत के या मध्य भारत के हैं तो आप पूर्व भारत में किसी से फ्रेंडशिप में आ जाइए, या दक्षिण भारत में, पश्चिमी भारत में, तो उनका जो फूडिंग सिस्टम होता है, ड्रेसिंग सिस्टम होता है, वो अलग होता है। जैसे गुजरात का अलग है, अब अरुणाचल प्रदेश का अलग है, सिक्किम का अलग है, मिजोरम का अलग है, त्रिपुरा का अलग है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, ये हर जगह का कुछ ना कुछ चीजें चेंज दोस्तों होती हैं। अब आगे देखिए, ये देखिए एक फोटो आप देख पा रहे होंगे, कुछ चेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। एक राजस्थान आपको बताना भूल गए, इसमें भी बहुत सारी विविधताएं आपको मिलेंगी। राजस्थानी जो ड्रेस होती, कॉस्ट्यूम होती, वो बड़ी आकर्षक होती है। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है, उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। किससे कल्पना से प्रेरणा लेते हैं? कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से भी लिखे। कुछ ने दोस्तों अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियां भी लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों या कहानीकारों या सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफेद, एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियां लिख सकते हैं? दोस्तों जैसी जगह रहेंगे वैसी वो स्टोरी लिखेंगे। अब देखेंगे भारत में विविधता। क्या दोस्तों? ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जो इंडिया है उसमें डाइवर्सिटी कैसे होती है। देखिए, भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और अलग क्या है, भिन्न भिन्न धर्मों को भी मानते हैं। देखिए दोस्तों, यहां से विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना भी खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मानते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों को भी मानते हैं या भिन्न भिन्न धर्मों से संबंध भी रखते हैं। देखिए दोस्तों, भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं, या उनमें से एक तरीका बताया गया है। दो और तरीके लिखिए। देखिए, प्रार्थना, इबादत करना, शादी करना, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, भक्ति गीत, अदालत के रजिस्टर में शादी करना, ये सब चीज़ें, विभिन्न प्रकार के कपड़े। मणिपुर में औरतों का फैनक पहनना, राजस्थान आ जाइए, गुजरात आ जाइए, दक्षिण भारत चले जाइए, दक्षिण भारत में लुंगी फेमस है। तो ये सब चीज़ें। अभिवादन करना, झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को जोहार करना, ठीक है, और चावल पकाना, मीट या सब्जी डालकर बिरयानी पकाना, ये सब चीजें इसी के एग्जाम्पल हैं। देखिए, अब हम विविधता को कैसे समझें। बात है दोस्तों कि विविधता को कैसे समझें, बहुत सिंपल चीजें हैं, चलिए बताते हैं आपको। करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, अर्थात 200-300 साल पुरानी बातें हैं, तब ना हवाई जहाज थी, ना कार थी, ना रेल थी, ना मोटरसाइकिल थी, इस तरीके के कोई भी दोस्तों साधन नहीं हुआ करते थे। तब भी लोग संसार के
एक भाग से दूसरे भाग में जाया करते थे, यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते थे या पैदल चलकर भी जाते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। अपने भोजन के लिए, अपने पेट के लिए, अपने घर के लिए और अपने निवास स्थान के लिए, ये सब चीजों के लिए जो लोग यात्रा करते थे। इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। देखिए दोस्तों, अकाल पड़े, बाढ़ आ जाए या विभिन्न प्रकार की कोई भी ऐसी प्राकृतिक घटना हो जाए कि वहां रहना असंभव हो जाए, तो लोग वह जगह छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भरकर खाना तक नहीं मिलता था, तो वे नई नई जगह जाकर बस जाते थे। एक अच्छी जगह या नई जगह पर जाकर बसते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। आज भी दोस्तों आपको नई चीज बताएं, जैसे समझिए, भारत के ऐसे बहुत से युवा हैं जो अदर कंट्री में काम कर रहे हैं, अदर कंट्री में जॉब भी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट स्टडी भी कर रहे हैं। वहां भी उस कल्चर को फॉलो करते हैं, उस कल्चर को समझते हैं, वहाँ की फूडिंग सिस्टम को समझते हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ की वायुमंडल कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, हर एक चीज को वो लोग समझते हैं। इसी को विविधता कहते हैं। वही चीज है, देखिए, लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते हैं तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता है। कुछ चीजें वे नई जगह की अपना लेते हैं और कुछ चीजों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते हैं। इस तरह उनकी भाषा, भोजन संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता है। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता रहता है और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती रहती। आपको एक इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल दें, जैसे नवोदय विद्यालय है। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना 1986 में उन्होंने की थी। किसने? राजीव गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। इस शिक्षण संस्थान में होता क्या है, जो गांव के मेधावी छात्र होते हैं उनको एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से इसमें 6 to 12 फ्री एजुकेशन दी जाती है। इसके बाद 9th क्लास में आती है एक प्रावधान है कि अदर स्टेट के लोग, जैसे सपोज दैट मान लीजिए यूपी का कोई जिला कानपुर नगर, अब यहां से कोई बच्चा हो सकता है कश्मीर ट्रांसफर होके जाए या दक्षिण भारत के किसी नवोदय विद्यालय में जाए और वहां के 9th क्लास के बच्चे यहाँ आएंगे। अर्थात दक्षिण भारत के 9th क्लास के स्टूडेंट है, फुल 9th क्लास वो कानपुर नगर अर्थात यूपी में करेंगे और जो नगर के स्टूडेंट हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के यूपी के, वो दक्षिण भारत में उस विद्यालय में जाकर 9th की शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि सभी संस्कृतियों को समझना, सभी कल्चर को डेवलप करना, सभी रहन सहन को समझना और विविधता के बारे में पूरी जानकारी ग्रहण करना। देखिए दोस्तों, अगर आप अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहां के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाके में रहने में बड़ा फर्क, न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में भी फर्क मिलता है। दोस्तों बिल्कुल, समुद्र किनारे वाला होगा तो मछली चावल खाएगा, पहाड़ी में रहने वाला होगा तो उसकी डाइट अलग होगी, बल्कि जिस तरह का वो काम करेंगे वो भी अलग होगा। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों से लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर होते हैं। देखिए, जैसे भारत के 2 राज्य लेंगे, लद्दाख और केरल। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, केरल जो है वो एक तटीय राज्य है जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। देखिए, ये समझने की कोशिश करें किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर होगा। लद्दाख वाला स्वेटर पहनेगा, जैकेट पहनेगा, बट केरल वाला नहीं पहनेगा, वो लुंगी लगाएगा, आराम से अपना मस्त घूमेगा। तो ये थोड़े बहुत इसके अंतर हैं।
आइए अब आगे पढ़ते हैं। ये देखिए अंतर, ये एक चित्र है। लद्दाख ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका। यहाँ के लोग भेड़ बकरी पालेंगे, ठीक है, पहाड़ों पर निर्भर होंगे, जो जड़ी बूटियाँ मिलेंगी या नॉनवेज मिलेगा, इन सब चीज़ों से होंगे, और जैकेट पहनेंगे, टोपा लगाएंगे, जूता पहनेंगे, मोजा इत्यादि चीज़ें ये इस्तेमाल करेंगे। लद्दाख जम्मू और कश्मीर की पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती, और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर होते हैं। सीधी बात है, बारिश नहीं होती, खेती नहीं होती है, पानी भी अवेलेबल नहीं होता है, भोजन की समस्या रहती है। गर्मी में जब बर्फ पिघलती है, उस पानी को जो लोग संरक्षित करते हैं और पीते हैं। यहाँ के लोग खास किस्म की बकरी पालते हैं, जिससे जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। कहाँ के लोग? लद्दाख के लोग ये बकरी पालते हैं, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होते हैं। देखिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे, जिससे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था। अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। अर्थात यहाँ पर देखिए, फिल्मों की शूटिंग वगैरह भी होती रहती है। आपने विभिन्न प्रकार की फिल्मों में देखा होगा, और लोगों ने, कवियों ने, राइटर्स ने लद्दाख के बारे में, कश्मीर की सुंदरता के बारे में, गुलमर्ग के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की होगी। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक करते हैं। ये देखिए लद्दाख की इनकी स्टोरी। ये देखिए, इस तरीके से लोग रहते हैं। सर्दी की वजह से हमेशा गर्म कपड़े पहनते। और ये जो वर्कर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पश्मीना शॉल बुनती हुई औरतें हैं। पश्मीना शॉल को बनाती हुई ये औरतें हैं। अब देखिए दोस्तों, केरल की बात करें तो केरल क्या है? दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। बिल्कुल दोस्तों, और ये फेमस है मसालों के लिए। किसके लिए दोस्तों? ये मसालों के लिए बहुत ही जबरदस्त फेमस है केरल। केरल में देखिए, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाई जाती हैं, और ये व्यापारियों के लिए एक आकर्षक बना रहता है। और सबसे पहले यहाँ पर अरबी एवं यहूदी आए थे, व्यापारी आए थे, और यहाँ से ये क्या ले गए थे दोस्तों? बहुत सारा मसाला भी ले गए थे। देखिए, इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन के विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा, जो कि 1498 में यह भारत आया था। कब आया था? 1498 में आया था। देखिए, एक बात आप समझ लो, केरल तटीय राज्य है, तो तटीय राज्य अर्थात समुद्र किनारे बसा हुआ है, तो इसके जो मैक्सिमम लोग हैं मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। और इनका भोजन भी क्या होता है? चावल और मछली। ड्रेसिंग सेंस क्या होता है? मैक्सिमम लुंगी और ऊपर शर्ट पहनते हैं। ये इनका एक कॉमन ड्रेस है, मैक्सिमम लोग इसी का यूज करते हैं। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत की खोज नहीं हुई थी, बट भारत तक पहुंचने के लिए इन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की थी। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, और देखिए कौन कौन से आते हैं, यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म आदि दोस्तों, ये सब आते हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे, वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, और उन्हें चीन
चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। तलने के लिए क्या मछली दोस्तों फ्राई करते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बेहतरीन है। तो चावल मछली जो लोग यहाँ पर अधिकतर खाते हैं और वहाँ के अधिकतर लोग मछली सब्जी और चावल खाते हैं। ये देखिए दोस्तों, केरल के लोग, केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता। इसमें क्या होता है कि नाव में इतने लोग बैठे हैं, फटाफट नाव को स्पीड से ले जाते, काफ़ी नाव होती है, उनकी रेसिंग होती है, वो भी नदी में। देखिए दोस्तों, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जहाँ पर केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं पर हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा संबंध होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। आज भी लोग दोस्तों निवास करते हैं, यूपी बिहार में काम करते हैं, पंजाब हरियाणा केरल तमिलनाडु महाराष्ट्र मुंबई आंध्र प्रदेश उड़ीसा उत्तराखंड हर जगह काम करते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में अपने अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं से घुल मिल जाते हैं। अब देखेंगे विविधता में एकता। देखिए दोस्तों, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत स्रोत माना जाता है। सभी धर्मों के बावजूद होने के बाद सभी धर्म के लोग निवास करते हैं। भाषा शैली अलग है, लेकिन फिर भी कहा जाता है ईस्ट वेस्ट इंडिया इज द वेस्ट। हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, ये लाइन आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी। सभी राज्यों में राष्ट्रगान होता है जिसको नेशनल एंथम भी कहते हैं, जिसकी टाइमिंग 52 सेकंड होती है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। कहने का मतलब सारे धर्म थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, जैन थे, सिख थे, बौद्धिस्ट थे, सारे के सारे जितने धर्म हैं जो आपको पता, सभी लोगों ने मिलकर इस देश को आजाद कराया था 15 अगस्त 1947 को। अब आगे देखते हैं दोस्तों, उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे। हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन के खून हमारे। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। भारतीय जननाट्य संघ इप्टा के द्वारा ये दोस्तों चंद लाइनें थी, इन पर जरूर अमल करें। देखिए, यह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए दोस्तों, किस तरीके से
जनसंख्या सामने बैठी हुई है और ये अपने भाषण दे रहे हैं। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 फरवरी 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटित हुई थी। एक जगह सभा हो रही थी, छोटा सा रास्ता था, तकरीबन 1 से 2 हजार लोग वहां पर थे। और सैंडर्स ने क्या किया था, बिना कुछ बोले डायरेक्ट गोलियां बरसा दी थी। इसमें हजारों लोगों की डेथ हो गई थी और बेचारे कुछ लोगों ने कुएं में कूदकर भी जान दे दी थी, जो उसी ग्राउंड में था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय नियत्ते लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी, जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे देखिए, महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जानें गईं, उससे भी ज्यादा घायल हुए। ये गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई। क्या है परिकल्पना की गई थी, अर्थात जो आज झंडा आप फहराते हैं उसी दौरान इस झंडे की परिकल्पना की गई थी। किस तरीके से यह तैयार किया गया था? इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। अर्थात दोस्तों, इतने अनेक लोग हैं, मिल जाएं तो एक का निर्माण करते हैं। जैसे दोस्तों, आज सारा सिस्टम ओके हो जाए तो अपना देश विकासशील से विकसित होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जिस डॉलर की कीमत आज 70 रुपए है, बहुत कम वक्त में वह आधी भी हो सकती है। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना की थी और ये पूरे देश में लगभग हर राज्यों में, हर एजुकेशन सेंटर में यह गाया जाता, स्पेशली विद्यालय में। और 15 अगस्त और 26 जनवरी को सभी ऑर्गेनाइजेशन में अर्थात संस्थानों में यह गाया जाता है। यह इसी का एक दोस्तों प्रतीक है। क्या है? इसी का एक प्रतीक है दोस्तों। तो यह चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है यह चैप्टर आपको पसंद आया होगा। फटाफट इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।